मछलियां पकड़ने वाली सास बहू। बहू शालू और सास शबनम एक दूसरे का सहारा था। दोनों के पति भगवान को प्यारे हो गए थे। सास बहू सब्जियों के बार बार खराब होने पर कहती हैं, माँ जी, रोज रोज मंडी जाकर आना, सब्जियां लगाना और उगाना कितना मुश्किल हो गया है। और अगर कोई सब्जी लेता भी नहीं है तो वो सड़ जाती है। मेरा तो मन कर रहा है कि अब हम कोई दूसरा व्यापार करें जिससे हमें सही फायदा हो। बिल्कुल सही कह रही है, पर हम ऐसा करेंगे क्या? सोचते हैं माँ जी क्या करेंगे। जब तक हम बाहर रहते हैं कोई ना कोई आइडिया तो हमें मिल ही जाएगा। हाँ चल। दोनों चलती हुई नदी किनारे पहुंच जाती हैं और बैठकर सोचने लगती हैं। तभी नदी से एक मछली निकलकर आती है और छटपटाती है। ये देखकर शालू उस मछली को हाथ में उठाकर शबनम से कहती है, माँ जी, माँ जी, माँ जी, मुझे मिल गया आइडिया। ये मछली देखिए, अब ये हमारा व्यापार बनेगी। पर कैसे? माँ जी, अब हम इन मछलियों को नदी से पकड़कर खाया करेंगे और अपने घर के आगे ही बेचा भी करेंगे। और इससे हमारी मछलियाँ सड़ेंगी भी नहीं, क्योंकि हम खुद खा लेंगे। ये आपका और मेरा तो फेवरेट है ही, तो हमें कहीं से खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अरे वाह वाह बहू, तूने कितना बढ़िया आइडिया दिया है। हाँ माँ जी, तो लग जाए आज से काम पर। चल बहू, घर चलकर मछलियों को जाल बनाते हैं, तभी तो वो हमारे जाल में फंसेंगी ना। ये कहते ही सास बहू घर जाकर मछली का जाल तैयार कर लेती हैं और वापस आकर जाल फेंकती हैं। माँ जी, ये जाल तो बहुत भारी है। लगता है हमारे जाल में कोई बड़ी मछली फंसी है। आती हूँ बहू। तभी शालू और शबनम जोर से उस जाल को अपनी ओर खींचती हैं। बाहर खींचने पर एक मोटा लकड़ का गट्ठा बाहर आता है और ये देखकर सास बहू कहती हैं, धत तेरे की, मुझे तो लगा कोई बहुत बड़ी मछली हमारे हाथ लगी है जिससे हमें बहुत फायदा होगा, लेकिन ये तो एक लकड़ का गट्ठर निकला। कोई बात नहीं बहू, निराश मत हो, हम दोबारा जाल फेंकते हैं। शबनम ये बोलते ही जाल को खाली कर पानी में फेंकती है, जिसके बाद उनके जाल में एक नहीं, दो नहीं, 8-9 मछलियां फंस जाती हैं। लगता है बहू मछलियां फंस गई जाल में। चल जल्दी बाहर खींच, दम लगाकर हैशा। दम लगाकर हैशा। अरे माँ जी, ये तो बहुत सारी मछलियां हैं। मुझे लगा नहीं था माँ जी, आपकी जाल फेंकने से इतनी सारी मछलियां बाहर आ जाएंगी। अरे ये सब तेरी सास का कमाल है। अब जल्दी से जाल को बाहर निकाल। ये बोलते ही शबनम, शालू मछलियों के जाल को बाहर निकाल लेते हैं और सारी मछलियों को एक बाल्टी में डाल देते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन बाद सास बहू मछलियों को इकट्ठा करके अपने घर ले जाती हैं। माँ जी, इतनी सारी मछलियाँ देखकर मन कर रहा है बहुत सारे स्वादिष्ट मांसाहारी भोजन बनाऊं। बना ले बहू, देखकर तो मेरी भी जीभ लपलपा रही है। इसी के साथ बहू थोड़ी ही देर में मछलियों से रात्रि का भोजन तैयार कर लेती है, जिसके बाद दोनों सास बहू अपने सामने खाना रखकर जमीन पर बैठ जाती हैं और कहती हैं, आहा बहू, लाजवाब खुशबू आ रही है। चल आजा, दोनों खाते हैं। जी माँ जी। ये बोलते ही सास बहू मांसाहारी भोजन खाना पर टूट पड़ती हैं और लपालप खाने लगती हैं, जिसके बाद दोनों का पेट एक गेंद की तरह फूल जाता है और लेटकर वो कहती हैं, माँ जी, लगता है बहुत ज्यादा ही पेट भर कर खा लिया आज हमने तो अपने बाकी दिनों के मुकाबले। हाँ बहू, मेरा तो पेट इतना भर गया है कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा है। आइए माँ जी, मैं आपको उठा देती हूँ, मेरा हाथ पकड़ लीजिए। कल शाम इतनी सारी मछलियाँ नहीं खाएंगे, क्योंकि हम उन्हें बेचेंगे। हाँ ठीक है बहू। अभी शालू अपनी सास का हाथ पकड़कर उसे उठाती है और दोनों सोने चली जाती हैं। अगले दिन से दोनों अपने घर के बाहर छोटी सी मछली बेचने की दुकान लगा लेती हैं। अरे मछली ले लो, मछली, ताजा ताजा मछली, बेहद सस्ती, बेहद नरम वाली। आइए आइए, ताजा मछली लीजिए, स्वादिष्ट पकवान बनाकर खाइए। आंटी, ये मछली कितने की पाई है? ऐसा करो, ये बड़ी वाली मछली दे दो। ये लो बड़ी वाली मछली, ये लीजिए आंटी पैसे। इस तरह पहले दिन ही आसपास के काफी लोग उनसे मछलियां ले आते हैं और सस्ती के कारण उनकी दुकान पर भीड़ लग जाती है।
देखते ही देखते उनकी दुकान की सारी मछलियां बिक जाती हैं। तभी एक आदमी पैसे देकर कहता है, अरे अरे, जरा मुझे भी 2-3 मछलियां दे दीजिए, बड़ी बड़ी। माफ कीजिएगा, पर सारी मछलियां खत्म हो चुकी हैं। आपको थोड़ा पहले आना चाहिए था। ओहो, मैंने सोचा था कि अपने बच्चों को मच्छी खिलाऊंगा। इतने दिन से आपकी जितनी सस्ती मछलियां मुझे कहीं नहीं मिली, और आज जैसे ही यहाँ आया तो मुझे सब खत्म दिखाई दी। कोई बात नहीं, आप निराश मत होइए। कल सबसे पहले मैं आपको ही मछली दूंगी। हाँ ठीक है जी। ये कहकर सानू चला जाता है। शाम को दोनों सास बहू फिर से नदी के पास आ पहुंचती हैं और नदी में जाल डालकर मछलियों को अपने जाल में फंसाती हैं। माँ जी, मैं तो थक गई। बहू, इसमें कुछ नहीं होगा, ये बहुत कम मछलियां हैं। देखा नहीं तूने, दिन में मछलियां कितनी जल्दी खत्म हो गई थी। कल के लिए हम ज्यादा मछली ले जाएंगे, इसीलिए दोबारा से जाल फेंक। जी माँ जी। शालू फिर से नदी में जाल फेंकती है और दोनों साथ में मिलकर जाल को बाहर खींचने लगती हैं। अगले दिन दोनों जैसे ही दुकान लगाती हैं कि सबसे पहले सानू आता है और अपनी मछलियां ले जाता है। तभी शालू कहती है, रुकिए भाई साहब, मेरी तरफ से आपके बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा मछली। शुक्रिया शुक्रिया। इसी तरह सस्ती मछलियां देकर लोगों की भीड़ उन पर ज्यादा आती थी, जिससे लोगों का विश्वास बनता था, साथ ही रोज के ग्राहक भी। ऐसे ही एक दिन तेज बारिश आती है। सास बहू बारिश में मछली का जाल लेकर नदी में फेंक कर कहती हैं, माँ जी, आज इतनी तेज बारिश में यहाँ मछली कैसे पकड़ेंगे? मछलियाँ कहीं भाग गई तो? अरे यो मेरी पगली बहू, तेज बारिश में ही मछलियाँ ज्यादा आती है, जिससे हमें मछलियाँ पकड़ने में ज्यादा का ज्यादा फायदा होगा। सच्ची माँ जी? हाँ माँ जी की बच्ची, चल जल्दी खींच। ये बोलते ही शबनम जाल फेंककर इतनी जोर से ताकत लगाती है, लेकिन वो जाल बाहर आता ही नहीं। तब सास बहू मिलकर मछली के जाल को बाहर निकाल देती हैं, जिसमें 100 के करीब मछलियां फंस जाती हैं। ये देखकर शालू हैरानी से कहती है, हाय दैया, माँ जी, इतनी सारी मछली तो मैंने आज तक नहीं पकड़ी, जितनी आपने एक बारी में पकड़ ली है। इसीलिए मैंने तुझे बोला था कि बारिश में मछलियाँ पकड़ते हैं। हम अब इतनी सारी मछलियों को कल बेच देंगे, पैसा ही पैसा होगा फिर। हाँ माँ जी। ये कहते ही दोनों घर की तरफ चल देते हैं, लेकिन मछली ज्यादा होने की वजह से वो दोनों उनको उठा नहीं पाते और ऐसे ही उनको झगड़ते हुए ले जाते हैं। माँ जी, बहुत ज्यादा और बहुत भारी है ये मछलियाँ, अब नहीं ले जाया जा रहा मुझसे। बहू, अगर ज्यादा मुनाफा कमाना है तो थोड़ी बहुत परेशानी तो झेलनी ही होगी। कुछ देर में दोनों इतनी सारी मछलियों को घर लेकर पहुंच जाती हैं। अगले दिन मछलियों का बड़ी दुकान लगाती हैं। बड़ी दुकान से काफी सारे लोग उनके पास आते हैं और फिर एक बड़ा मछली व्यापारी आता है जो कहता है, सुनिए, मुझे आपसे ये सारी मछलियां चाहिए। मैं आपको इसके 2% एक्स्ट्रा दूंगा और हर हफ्ते मछलियां ले जाऊंगा। तो क्या आप मुझे सारी मछलियां बेचेंगी? माँ जी, फायदे का सौदा है, मान लीजिए, फ्री की मछली का 2% एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है, ये सारी मछलियाँ आपकी हुई। ये बोलते ही शबनम उस मछली व्यापारी के ट्रक में सारी मछलियां रखवा देती है, जिसके बाद वो बड़ा व्यापारी शबनम के हाथों में नोटों की गड्डी रख देता है। सास बहू की सारी आर्थिक जरूरतें खत्म हो जाती हैं। तब से सास बहू उस आदमी को मछली सप्लाई करती थी और अलग से बेचती भी थी, जिसके बाद देखते ही देखते वो दोनों काफी पैसे वाली बन जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगती हैं। अचार वाली सास बहू। अचार ले लो, अचार, नींबू, मिर्ची, गाजर, अदरक, कैरी का खट्टा मीठा अचार ले लो। अरे दुलारी काकी, जरा मुझको भी 1 किलो नींबू और आधी किलो आम का अचार बांध देना। पिछले हफ्ते ही तो तूने 1.5 किलो अचार खरीदा था। वो तो कब का सफाचट हो गया। आपकी हाथ का बना अचार इतना ज्यादा चटपटा होता है कि मुंह से नहीं छूटता। दाल सब्जी भी आपके हाथों के बने अचार के सामने फीका लगता है। चटकपुर गांव में रहने वाली दुलारी अपने 15 साल के बेटे मंजीत के साथ रहती थी। वो अपने हाथों से तरह तरह के अचार बनाकर गांव-गांव में बेचा करती थी। सभी को उसका अचार बड़ा भाता था। अचार की बिक्री से मिले पैसों से उसका घर चल रहा था। माँ, मैं मैट्रिक की परीक्षा में अव्वल आया हूँ।
ये तो बड़ी खुशी की बात है। दुलारी हर दिन गांव में सबसे पहले उठकर अचार का मसाला तैयार करती और कड़ी धूप में पसीना बहाकर उन अचार को सुखाकर बेचा करती थी। थोड़े ही पैसे कम पड़ रहे हैं, आज इस अचार को बेचकर वो भी पूरे हो जाएंगे। अचार बेचकर कमाए हुए पैसे जोड़ बटोर कर दुलारी अपने बेटे को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजती है। बेटा, ये अचार तुझे शहर में हर दिन तेरी माँ की याद दिलाएगा। मंजीत माँ के हाथों का बना अचार लेकर शहर आ जाता है और पढ़ाई पूरी होते ही उसको मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी मिल जाती है। उसी दफ्तर में अंजलि नाम की एक खूबसूरत लड़की काम करती थी। कुछ ही दिनों में दोनों गहरे दोस्त बन गए और एक रोज कहने लगे, अंजलि, वो मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। मैं कल ही तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। अगले दिन मंजीत अंजलि के घर आकर कहता है, विक्रम अंकल, मैं आपसे अपनी और अंजलि की शादी की बात करने आया हूं। क्या कहा तूने? शादी? और मेरी बेटी से? तेरी औकात तो मेरे घर में नौकर बनने की भी नहीं और दामाद बनने के ख्वाब देख रहा है। बट डैडी, मंजीत में कमी क्या है? ये भूखे नंगे गरीब अमीरों की लड़कियों को फंसाकर उन्हें लूटने का धंधा करते हैं। तुम्हें तो यहाँ तक भी नहीं पता कि ये एक अचार बेचने वाली का बेटा है। डैडी, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस आप जैसे ऊंचे लोगों की सोच उन्हें नीचा समझती है। अंजलि अपने पिता के खिलाफ जाकर मंजीत से शादी रचा लेती है और दोनों खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन मंजीत कहता है, इन अचार को खाकर माँ की बड़ी याद आ रही है। तभी अचानक मंजीत के फोन पर उसकी माँ का फोन आता है और वो रोते हुए कहती है, शहर जाकर तू तो अपनी माँ को भूल ही गया बेटा। माँ, आपके लिए खुशखबरी है, मेरी नौकरी लग गई है, मैं बहुत जल्द गाँव आऊंगा। ऐसा कहकर वो फोन रख देता है और अंजलि कहती है, आपने सासू माँ को हमारी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया? हम चलकर माँ को खुद ही ये सच बताएंगे। दोनों अगले ही दिन कार से गांव आ जाते हैं, जहां मंजीत को कार से उतरता देख दुलारी कहती है, कितना काबिल बन गया मेरी आंखों का तारा। तभी अचानक कार का दूसरा दरवाजा खुलता है और अंजलि बाहर निकलती है। फिर दुलारी कहती है, ये लड़की कौन है? कहीं मेरे बेटे ने शहर जाकर घर तो नहीं बसा लिया? फिर मंजीत अपनी माँ के पांव छूकर कहता है, प्रणाम माँ। जुग जुग जी बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, ये तुम्हारी बहू है। ये सुनकर दुलारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बिना कोई जवाब दिए घर के अंदर चली जाती है। तभी अंजलि कहती है, लगता है सासू माँ हमारी शादी से नाराज है। दुलारी फूट फूट कर रो रही होती है। तभी अंजलि कहती है, सासू माँ, हमारा इरादा आपको चोट पहुँचाना नहीं था। ईश्वर जो करता है भला ही करता है। रात में तीनों खाने बैठते हैं। तब दुलारी कहती है, बहू, आज तू अपनी सास के हाथ का अचार खा। सासू माँ, आपके हाथों में तो जादू है। इतना स्वादिष्ट अचार मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। एक अचार और मिलेगा क्या? ये ले, जितना चटकारा लगाना है लगा ले। वक्त गुजरने के साथ मंजीत की नौकरी चली जाती है और उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ये देख अंजलि कहती है, माँ जी, घर की हालात बिगड़ती जा रही है। मंजीत की नौकरी भी अब नहीं रही। हमें घर चलाने के लिए कुछ तो करना होगा। बहू, जिंदगी भर मैंने अचार बेचकर मंजीत को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया है, लेकिन अब मेरे हाथों में एक भी फूटी कौड़ी नहीं बची। अंजलि अपने हाथों का कंगन निकाल कर कहती है, सासू माँ, इन कंगनों को बेचकर कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे। लेकिन बहू, ये घर अब मेरा भी घर है। दुलारी बहू के कंगन को सुनार के हाथों बेचकर मिले हुए पैसों से अचार बनाने का कारोबार एक बार फिर शुरू कर दी है और दोनों दिन भर की मेहनत के बाद अचार तैयार करके एक साथ गांव के हाट में उन्हें बेचते हैं। जब पहले दिन ही हमें अचार से इतना मुनाफा हुआ, तो फिर क्यों ना अब हम अचार बनाकर दुकानों पर भी बेचें। इससे दो पैसे और बढ़ चढ़ कर आएंगे। दोनों अगले दिन अचार बनाकर उन्हें बड़े तबके के दुकानदार से बेचकर आती हैं और अगले दिन दुकानदार कहता है, अरे भाई, तुम्हारा बनाया अचार ग्राहकों को खूब आ रहा है, इसीलिए आज से हर दिन तुम मुझे 20 किलो अचार बनाकर देना, जिसकी आधी कमाई तुम्हारी हुआ करेगी।
शुक्रिया भाई साहब। कल से अब हमें और भी जल्दी उठना होगा, क्योंकि इस बार हमें अधिक मात्रा में अचार तैयार करना है। हर दिन के साथ उनकी मेहनत गहरा रंग छोड़ रही थी और कुछ ही महीनों में सास बहू के बनाए अचार की खपत और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है, जिसे देख वो कहती है, माँ जी, अब जो हमारे घर की हालत ठीक हो चुकी है, तो क्यों ना हम अपनी अचार की एक दुकान खोलें? तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली बहू। दोनों सास बहू अचार के नाम से खुद की अचार की दुकान खोल लेते हैं। शुरुआत में उनकी अचार की दुकान खूब अच्छी चलती है, पर फिर धीरे धीरे उनकी दुकान ठप पड़ने लगती है, जिसे देख दुलारी कहती है, हमारे अचार की बिक्री घटती क्यों जा रही है? हम घाटे की तरफ बढ़ रहे हैं। माँ जी, एक दुकानदार को घाटा और मुनाफा दोनों झेलना पड़ता है। बहू, क्यों ना हम अपने बनाए अचार को बाजार भाव से थोड़े से सस्ते दामों पर बेचें। ये ठीक रहेगा, क्योंकि हर ग्राहक उस दुकान की ओर आकर्षित होता है जहाँ कम दाम में अधिक और अच्छा सामान मिले। सास बहू की ये तरकीब काफी उन्हें अच्छा फल देती है। अचार खरीदने वाले सभी लोग बाकी दुकान छोड़कर उन्हीं की दुकान पर भीड़ लगाकर अचार खरीदा करते थे और तारीफ करके कहते हैं, आप दोनों सास बहू की जोड़ी ने तो बवाल मचा दिया है पूरे बाजार में। आप दोनों सास बहू की जोड़ी ने तो बवाल मचा दिया है पूरे बाजार में। अरे आज तक हमने सिर्फ सास बहू के रिश्ते में खटास देखी थी। ये सास बहू की पहली जोड़ी है जो भरपूर प्यार के साथ खट्टा मीठा अचार बनाती है, वो भी एकदम लाजवाब। वही आप दोनों के बनाए अचार में घर जैसा स्वाद है। सभी के फीडबैक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते ही देखते उनकी अचार की दुकान तरक्की के शिखर पर पहुंच गई और जगह जगह अब उनके अचार के चर्चे मशहूर होने लगे। इतना ही नहीं, सास बहू के अचार को अब शादी ब्याह जैसे फंक्शन में भी अपने अचार के जलवे बिखेरने को मिलने लगे। दोस्तों, सास बहू की इस जोड़ी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हौसले बुलंद हों तो तरक्की खुद ही हमारे कदम चूमती है। डब्बे वाली सास बहू। बिजनौर गांव में रहने वाले हरभजन के परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। हरभजन, उसकी पत्नी केसरी, बेटा प्रीतम और बहू मंदिरा। वो दोनों बाप बेटे खेती के काम में काफी निपुण थे। अरे मंदिरा बहू, बना कि नहीं कुछ? बस बाबूजी लाई। बहू, अगर देरी हो तो जो रूखा सूखा है वही ले आ। अरे रे, अब का बेचारी बहुरिया चुल्हनी पर सवार हो जाए, कौन रेल छूटत है का? ठहर जाओ। अरे भगवान, तुम लुगाई हो कि कसाई? जब देखो हमारे चांद पर मचान गाड़ी की होड़ लगाई रहती हो। आज 2 खेतों में सब्जियां बोना है। मंदिरा तेज गति से दोनों के आगे खाने की थाली परोसती है और दोनों तुरंत खाना सफा चट करके लंबी डकार मारते हुए कहते हैं, वाह बहू, क्या गजब का दमदार खाना बनाया था। पेट भर गया पर मन नहीं भरा। हाँ मंदिरा, वाकई तुमने खाना काफी बेहतरीन बनाया था। आखिर बहू कौने की है? केसरी देवी की। तो नपतुला हाथ तो होइए ही। केसरी बहू के हाथ के खाने की बखान कर रही होती है। तभी गांव का मुखिया दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोलता है, अरे जब स्वादिष्ट खाना बनाने में सास 10 नंबरी है तो बहू नंबरी तो होगी ही केसरी। अरे मुखिया जी, आप इतने भोर सवेर हम गरीबन की कुटिया में कोनो काम रहे का? एकदम खास मकसद से आया हूँ। कल मेरी बेटी लाजवंती की मंगनी है, जिसका पहला निमंत्रण तुम्हें देने आया हूँ। दरअसल कल तुम्हें हलवाई की जगह सारा खाना बनाना होगा, क्योंकि हलवाई से ज्यादा भरोसा मुझे तुम्हारे खाने पर है और हलवाई का श्रम मैं तुम्हें दूंगा। जी हुजूर, निश्चिंत रहिए। हम सास बहू ऐसन खाना बनाए कि सबन जन उंगलियां चाटत रह जाइए। हरभजन और प्रीतम, तुम्हारा ध्यान रखते हुए मैंने मंडी से सब्जियां नहीं मंगाई हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारे खेत की ताजी तरकारी कल के भोज के लिए चाहिए। जी सरकार, आज सब्जियां तोड़कर उन्हें कल तड़के भोरी हवेली पर पहुंचा देंगे। अगले सवेरे सास बहू घर का कामकाज निपटाकर हवेली के बावर्ची खाने में पहुंचती हैं। सासू माँ, ये चारों ओर राशन पानी का झमेला देखकर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। बहू घबराना ही, तू बारीक मसाला तैयार कर, पहले कढ़ाई पनीर बनाकर निपटावत हैं। दोनों सास बहू साड़ी का पल्लू कमर में कसकर खुश मिजाज झटपट खाना तैयार करती हैं। ये देखकर मुखिया हैरानी से कहता है, इतने कम में तो सालों के तजुर्बे से भरे आधे दर्जन हलवाई भी दावत का भोज तैयार नहीं कर पाते, जितना कि तुम सास बहू ने किया। ये लो तुम्हारा मेहनताना। मुखिया काका, पहले खाना चक्कर तो देख लीजिए।
इसकी कोई जरूरत नहीं। खाने की लजीज महक और रंगत साफ शब्दों में बयां कर रही है कि खाना कितना स्वादिष्ट है। जश्न में सास बहू के खाने की खूब तारीफ होती है, जिसके बाद दोनों घर लौट आती हैं। एक सवेरे हरभजन और केसरी के बीच मुठभेड़ छिड़ जाती है। अरे क्यों छोटी सी बात का बखेड़ा खड़ा कर रही हो? आरी दादा, ई कतो के छोटा बात जान पड़त है। जीवन भर हम गरीब और अमीर के बीच में ही फसल रह जाएं। जाने कौन दिन ई 1.5 फुटिया गुमटी से छतनुमा मकान हुई। माँ जी, वैसे ये आपका आपसी मामला है, लेकिन अगर आप बुरा न माने तो कुछ कहूँ? हाँ बहुरिया, एकदम बेझिझक होकर कह डाल। माँ जी, अन्नपूर्णा देवी की दया से हम सास बहू के हाथ में बेहतर खाना बनाने का हुनर सवार है। फिर घर का चूल्हा चौका खत्म करने के बाद सारा दिन खाली हूँ। क्यों ना हम घर बैठे खाने का डब्बा बनाए, इससे 4 पैसे आएंगे तो हम घर के मर्दों का हाथ बटा पाएंगे। ई तो एकदम नीक तरकीब है। और डब्बे की सब्जी खरीदने के पैसे तो सूखे सूखे बच जाएंगे। दोनों सास बहू सब्जियों के बागान से सब्जियां तोड़ लाकर बाजार से कुछ डिब्बे खरीदकर चाव से बनाया खाना सजाकर कहती हैं, ईश्वर का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। दोनों सास बहू खाने के डिब्बे लेकर बुलंद आवाज से कहती हैं, चखो सास बहू की मजेदार स्वादिष्ट डिब्बे, एक बार खाओगे बार बार आओगे। अरे बहुरिया, हमरा ही खाने के डब्बे की तरकीब जम तो जाई, कहीं हमारे लगाए हुए पैसे डुबो ना दे। अब अहीं तक एक भी खाने का डिब्बा ना ही बिका। माँ जी, वो इसलिए क्योंकि गांव में संयुक्त परिवार निवास करते हैं जो भोजन खुद पकाते हैं। हमें अपने खाने के डिब्बों को लेकर वहां जाना होगा जहाँ मजदूर से भरा कारखाना बसा हो। दोनों सर पर खाने के डिब्बों से भरी टोकरी लेकर एक बड़े कारखाने में घुसकर कहती हैं, यहाँ हमारा काम बन जाएगा। दोनों को देख कारखाने का मालिक महिपाल कहता है, अरे किसकी इजाजत से अंदर घुसी आ रही हो? साहिब, वो दोपहर के भोजन के समय जानकर हम बिन इजाजत अंदर चली आईं। जी, हम सास बहू खाने के डिब्बे बनाती हैं। नहीं चाहिए ये बेस्वाद खाने के डिब्बे। साहिब, एक डब्बा चख कर देख लो, खाना ना भाए तो भले 1 पैसा ना देना। महिपाल जैसे ही खाने का डिब्बा खोलता है, उसमें से आ रही तेज खुशबू से मंत्रमुग्ध होकर खाने का निवाला चखकर वाहवाही करता है। भाई वाह, तुम सास बहू के हाथों में तो जादू है। इतना लाजवाब खाना, मजा आ गया भाई। तुम्हारे हाथों में साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। कल से हर रोज मेरे कारखाने की खातिर 50 डिब्बे ले आना और हाथों हाथ कीमत ले जाना। जी, आपका शुक्रिया। महिपाल बाकी के डिब्बे की कीमत अदा करके सभी वर्कर को खाना देता है। उन कीमत से सास बहू एक पुराना ठेला खरीदकर खाने के डिब्बे तैयार करके उन्हें हर दिन बेचने निकलती हैं। आ जाओ काका चाचा और ले जाओ सास बहू के लाजवाब स्वाद से भरे खाने के डिब्बे। अरे ओ खाने वाली, कैसे बेच रही हो एक डिब्बा? जी, 50 रुपए में एक भरा पूरा डिब्बा। इसमें 2 तरह की सब्जी, 4 रोटी और चावल शामिल हैं। 50 रुपए में इतना कुछ? तुमने तो 10 बरस पीछे की याद दिला दी। बबुआ, तू ई गांव में नया आए हो का? जी काकी, मेरे 4 दोस्त भी मेरे संग हैं। अगर आपके डिब्बे का खाना शानदार निकला तो कल से 5 डिब्बे खरीदूंगा। धीरे धीरे सास बहू के शानदार खाने के डिब्बों की खपत तेजी से बढ़ती चली जाती है, जिससे उन्हें काफी ज्यादा आमदनी होने लगती है। माँ जी, खाने के डिब्बों से इतने कम वक्त में हमने इतने पैसे जोड़े हैं, क्यों ना अब हम एक ढाबा खोलें? उससे हमें 2 फायदे होंगे। राहगीर वहाँ तसल्ली से बैठकर खाएंगे और हमें दिन भर धूप की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। रही बात डिब्बे पहुँचाने की, तो उस खातिर हम एक नौकर रख लेंगे। दोनों सास बहू ढाबा खोलकर उसे चलाने लगती हैं। उनके खाने की अच्छी गुणवत्ता और सस्ते दर के चलते लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। जो भी उनके हाथ का स्वाद चखता वो कहता, वाह, क्या गजब का स्वाद भरा है तुम सास बहू के खाने में। मजा आ गया, एक डिब्बा घर के खातिर भी भर दो। जी क्यों नहीं। ढाबे पर आने वाले लोग ना सास बहू के दमदार खाने को वहाँ बैठकर खाते, बल्कि खाने के डिब्बे घर भी ले जाया करते, जिससे उनकी दुगनी कमाई होने लगी थी। माँ जी, अब हर दिन हमारी दुकान पर सैकड़ों लोग की भरमार लग रही है। ऐसे में कारखाने और मिलों में खाने के डिब्बे पहुँचाने का काम शायद रोकना पड़ेगा। अरे बहू, ही कब बोला तो वो दिन भूल गई। हम सास बहू आज उन खाने के डिब्बे से मशहूर होकर ही इस मुकाम तक पहुँचे हैं। दोनों सास बहू सोच में पड़ जाती हैं। तभी एक युवक वहाँ आकर कहता है, जी मेरा नाम भोला है। अगर आपके यहाँ मेरे लायक कोई काम हो तो बता दीजिए। काम तो है, तुम्हें हम सास बहू के हाथों बनाते खाने के डिब्बों को इन पते पर पहुँचाना होगा। हो जाएगा दीदी। चलो, डब्बे का मसला भी सुलझ गया। डिब्बे और ढाबे से उन्हें हर दिन ताबड़तोड़ कमाई होती है।
जिससे वो एक शानदार घर बनाती हैं और काफी रईस हो जाती हैं। साथ ही और भी कई नौकर चाकर उनके डिब्बे के काम में शामिल होते हैं। बहू हमके आपन दुकान के नाम सास बहू के डिब्बे रखे के चाही, काहे कि ऊके चलते ही हम आज औरत होकर भी इतना कुछ हासिल कर चुके हैं। सब हमारे हाथों का हुनर का कमाल है सासू माँ। सास बहू के बेहतरीन खाने के डिब्बे उन्हें न सिर्फ तरक्की की सीढ़ियां चढ़ाता है बल्कि गांव-गांव में मशहूर करता है। इडली बनाने वाली बीवी। कांचीपुरम में रहने वाला वेंकट अपनी पत्नी मीना कुट्टी के साथ रहा करता था। साउथ के अन्ना के नाम से उसकी जमी हुई इडली की दुकान थी, जहां लोग उसके हाथों की बनी इडली खाने की खातिर दूर दूर से चलकर आया करते थे। इडली की दुकान से वेंकट को प्रतिदिन काफी कमाई होती थी। घर में हर तरह की सुख सुविधा और आर्थिक संपन्नता मौजूद थी। अयो मिनी अम्मा, कहाँ हो? तुम देखो मैं घर आ गया। अयो तुम आ गया जी, मैं तुम्हारे वास्ते पानी लेकर आती है। दोनों खाने की टेबल पर बैठे हुए खाते हैं, जहां मीना कहती है, वेंकट तुम कहा क्यों नहीं रहे? अयो दिन भर इडली बना बना के उसकी महक से ही पेट भर जाता है, उसी वास्ते ज्यादा भूख नहीं मेरे को। तुमको अपने हाथ का इडली भाता नहीं और इडली खाने के शौकीन जाने कहां से उठकर तुम्हारे हाथ का बना इडली खाने का वास्ते इधर आता। वेंकट अपनी लाजवाब इडली के चलते उस क्षेत्र में छा जाता है, जिसे अब उसे और भी ज्यादा ताबड़तोड़ कमाई होने लगती है। मगर एक रोज उसकी खुशियों को नजर लग जाती है, जब सड़क से गुजर रहे वेंकट को एक गाड़ी बेरहमी से मारकर रवाना हो जाती है। आस पड़ोस के लोग उसे अस्पताल लाते हैं। ये खबर मिन्ना कुट्टी के कानों तक पहुंचते ही वो अस्पताल भागती है। डॉक्टर साहब, मेरा पति वेंकट अय्यर। मैंने ही आपको उनकी सूचना दी थी। देखिए, सड़क दुर्घटना में आपके पति के पैरों के टखनों की हड्डियां एकदम टूट फूट हो चुकी हैं। अब उनके पैरों में चल सकने की जरा भी जान नहीं बची। कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद अब वो जीवन भर अपंग भी रह सकते हैं। ये दुखद खबर सुनकर मीना कुट्टी स्तब्ध रह जाती है और आंसुओं से भर जाती है। पति के इलाज में वो भरसक प्रयास करते हुए तमाम जमा पूंजी फूंक देती है, जिसके चलते अमीरी फकीरी में बदल जाती है। उसके घर के हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं। तभी उसे एक फोन आता है। वो हैरानी के साथ भागती है। अन्ना, ये तुम क्या कह रहे हो? तेरा पति अपंग हो चुका है। अब तो वो इडली की दुकान लगाने से तो रहा, तो ऐसे में मेरी दुकान का किराया कैसे निकलेगा? अन्ना, ये इडली की दुकान मेरे पति की खातिर उसकी जीवनी है। उसे मेरा कोई लेना देना नहीं। धनी राम पॉकेट में कुछ नहीं करता, सब रोकड़ा के वास्ते करता है। पैसों का लालची धनी राम दुकान में पड़े इडली के बर्तन इत्यादि को बाहर फेंकता है, जिन्हें लेकर मीना घर चली आती है। मेरे पति के सालों के जिस इज्जत को उस दुकानदार ने बीच सड़क पर नीलाम की थी, मैं मीना कुट्टी वेंकट अय्यर उसे फिर से बनाकर दम लूंगी। जहां एक और मीना कुट्टी के हौसले बुलंदियों के शिखर चढ़ने की तैयारी कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर घर की आर्थिक स्थिति एकदम चरमरा चुकी थी। ऐसे में खाने के भी लाले पड़ चुके थे। घर से बेघर होकर वो एक गरीब बस्ती में रहने को विवश हो गए। शुक्र है जो मैंने पहले थी वेंकट से इडली की विधि सीख ली थी। अब मैं अपने पति के इडली की दुकान को फिर से जमा के दिखाऊंगी। वो अधिक मात्रा में चावल भिगोकर इडली के सभी बर्तन मांज धोकर इडली का घोल तैयार करती है। हाँ, 5 से 6 घंटों में इडली का घोल एकदम गाढ़ा हो जाएगा। बस मुझे सुबह तक का इंतजार करना होगा। वो तड़के भोर उठकर इडली सांभर तैयार करके उन्हें बड़े से हांडी में भरकर बेचने निकल पड़ती है। वेंकट, आज से तुम्हारी जगह मैं इडली बेचने का धंधा शुरू किया, ठीक है? अभी मैं इडली बेचने जा रही हूँ। वो कड़कती धूप में इडली से ठकम ठेल हांडी सिर पर लादकर गांव में घूमकर इडली बेचती है। इडली खा लो गरमा न गरम, नरमा नरम इडली खा लो। गांव के कुछ बच्चे इडली का नाम सुनकर उसके पास दौड़े चले आते हैं। हमको इडली खानी है, हमको इडली खानी है, जल्दी से इडली दे दो। मीना कुट्टी उनके डोंगे में इडली और सांभर भर देती है। बच्चे बड़ी खुशी से इडली के चटकारे लगाते हुए बोलते हैं, अरे वाह, तुम्हारी इडली तो एकदम रुई जितनी मुलायम है, हमको और इडली खाना है। सभी बच्चों को उसके बनाई इडली खूब भाते हैं। अब गांव के सभी बच्चे हर दिन इडली वाले के आने की राह ताकते थे, जिसे देख चिनप्पा नाम का एक युवक कहता है, अयो, ऐसा भी कौन सा जादू भरा है तुम्हारे बनाई इडलियों में? आज तो मुझे चक्कर देखना ही पड़ेगा।
चिन्नप्पा जैसे ही मीना कुट्टी के हाथों की इडली बनाई खाता है वो सुरमई अंदाज में कहता है, वाह अयो तुम्हारे इडलियों में तो जादू है, बनावट में इतना नरम और स्वाद में एकदम लाजवाब। अब मीना कुट्टी के इडलियों की अच्छी खासी बिक्री होती है जिससे उसे अच्छी कमाई हो जाती है। वो घर लौटकर बिस्तर पर पड़े अपने पति से कहती है, वेंकट, तुम्हारी बीवी के बनाए इडली लोगों को खूब भा रहे हैं। देखो मेरी आज की कमाई कितनी ज्यादा हुई है। मीना कुट्टी उन पैसों से एक ठेला खरीद कर इडली बेचने लगती है। वो अपनी इडली का ठेला लेकर जिस भी गांव में पहुंचती, इडली खाने वालों की बड़ी भीड़ जमा हो जाती। कुछ ही पलों में इडली का भगोना एकदम सफा चट हो जाता है। इस ठेले से मेरी बनाई इडली की बिक्री में काफी इजाफा हुआ है। बने हुए इडली की खपत घटते ही मुझे घर नहीं लौटना पड़ता, बल्कि मैं ठेले पर और ज्यादा इडली बनाकर बेच पाती हूँ। तकरीबन 1 महीना बीत चुकने पर मीना कुट्टी इडली की बिक्री से हुए बचत को जोड़कर कहती है, अब मेरे पास इतनी जमा पूंजी जुड़ चुकी है कि मैं मेरे पति की इडली की दुकान फिर खोल पाऊँ। मीना कुट्टी दुकानदार को पैसे थमाकर नए सिरे से वही इडली की दुकान खोलती है। इडली खा लो। घंटों राह ताकने के बाद उसकी दुकान पर इक्के दुक्के लोग इडली खाकर चले जाते हैं। फिर वो कहती है, मैंने इस इडली की दुकान को दोबारा से खोलने में सारी जमा पूंजी झोंक दी है। मैं इतना आगे आकर पीछे मुड़ नहीं सकती। फिर नई दुकान को जमने में थोड़ा समय तो लगता है। धीरे धीरे उसकी इडली की दुकान चल पड़ती है। एक बार उसकी दुकान में तारक और गीतांजलि नाम के एक दंपत्ति आते। तारक, इन इडलियों का स्वाद तो एकदम वेंकट भाई की इडलियों के जैसा है। जी, मैं उसकी बीवी हूँ। आप दोनों का हाथ एकदम नापातोला है। इडलियों का स्वाद टस से मस नहीं हुआ और ये सांभर तो एकदम लाजवाब है। जी शुक्रिया। मीना कुट्टी की इडली की दुकान की बढ़ती कमाई से वो अपने पति का इलाज उच्च कोटि के अस्पताल में करती है, जहां वेंकट एकदम भला चंगा होकर अपने पैरों पर चल फिर पाता है। अयो मेरी अम्मा, मुझे फकर है तुम मेरी बीवी हो, जिसने मेरी इडली के काम को न सिर्फ सराहा बल्कि मेरे स्वाभिमान को अपना श्रृंगार बनाकर इडली की ही दुकान खोली। वेंकट इडली बनाने में अपनी बीवी का भरपूर साथ देने लगा, जिससे कमाई बढ़ती गई और दोनों की खटनी आधे तौर पर बढ़ गई और उनकी इडली की दुकान पर चिन्नप्पा दस्तक देता है। अयो काका, तुमको मेरा इडली का दुकान किसने बताया? अरे जहाँ देखो बात तुम्हारी ही बनाई इडली का बखान है, और फिर उसे रोज तो तुम्हारे हाथों के बने इडली क्या खाएं लत पड़ गई। कल मेरे घर में शादी है, अतिथियों को इडली सांभर का भूत सवार है और तुमसे मजेदार मुलायम इडली यहाँ पर कोई बनाने से रहा। ये मेरे पति हैं। अरे भाई, तुम्हारा भाग्य बड़ा बलवान है। तुम्हारी बीवी क्या इडली बनाती है, जो खाता है इडली के स्वाद में ही खो जाता है। अगली भोर दोनों इडली के बर्तनों और सामान लेकर शादी में पहुंचते हैं, जहां वो मिलकर इडली सांभर इत्यादि तैयार करते हैं। कमाल हो गया भाई, इस इडली के लाजवाब स्वाद ने तो 5 सितारा होटल के खाने को भी मात दे दी। ये तारीफों के पुल बांधना है तो मेरी बीवी के लिए बांधिए, क्योंकि ये दमदार इडली उसी ने बनाया है। अंत में उनकी इडली की दुकान पर पुराने और नए ग्राहक का जमावाड़ा लग जाता है। साथ ही अब उनकी इडली को शादी पार्टी में भी पहचान मिलने लगती है, जिससे उन्हें खूब सारा मुनाफा होता है और अच्छे दिन फिर लौट आते हैं। वो इडली की दुकान के बलबूते पर दुकान और मकान पक्के तौर पर अपने नाम कर लेते हैं। सुमित रायगढ़ के गांव में एक हिस्टोरिकल प्लेस पर अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने के लिए गया था, जिसके बाद वो वहां की अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचने लगा था। क्या बात है, कितनी खूबसूरत है ये जगह। यहाँ की तो हर एक दीवार में भी डिजाइन है। अरे यार, तुझे तो बस अच्छी अच्छी जगह जाकर फोटो खींचने से मतलब है, और फिर उसके बाद तू ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? इन फोटोज की पेंटिंग बनाएगा। वैसे सुमित यार, तू ये सब करता क्यों है? मतलब जब तेरे पास फोटो है तो तू उनकी पेंटिंग क्यों बनाता है? ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। वैसे तेरे अंदर टैलेंट बहुत है, क्योंकि जो भी तू तस्वीर बनाता है वो हूबहू उसी की तरह बनती है। वो सभी वहाँ घूमने लगते हैं और घूमते घूमते सुमित को अचानक से वहाँ एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाई देती है, जिसके अंदर एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है। कितनी खूबसूरत है ये पेंटिंग। ऐसा लग रहा है कि ये अभी बोल उठेगी। लगता है किसी नृत्य करने वाली की पेंटिंग है ये। सुमित उस पेंटिंग को उठाकर अपने साथ घर ले आता है और उसे एक जगह रखकर उसकी पेंटिंग बनाने लगता है। तभी उसे पेंटिंग के ऊपर एक नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। अरे, इस पर तो किसी का नाम है। शायद इस पर लिखा है इंद्रावती।
जैसे ही सुमित उस नाम को पढ़ता है तभी बहुत जोर से हवा चलती है, जिसके बाद सुमित उसकी तस्वीर बनाना शुरू करता है। लेकिन पहली बार सुमित के साथ ऐसा होता है कि वो उसके जैसी पेंटिंग बना ही नहीं पाता। बार बार वो पेंटिंग खराब होती है और वो गुस्से से अपनी पेंटिंग को फाड़ कर फेंक देता है, जिसके बाद वो खुद से कहता है, शायद ये इतनी खूबसूरत है कि मैं इसे अपनी पेंटिंग में कैद ही नहीं कर सकता। अगर ये जिंदा होती तो मैं इससे शादी कर लेता। वैसे भी अब ज्यादा टाइम हो गया है, मुझे जाकर सोना चाहिए। ये सोचकर वो सोने के लिए चला जाता है, जिसके बाद चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। तभी अचानक से किसी के घुंघरू बजने की आवाज आती है, लेकिन सुमित बहुत गहरी नींद में सोया होता है, इसलिए उसकी नींद नहीं खुलती। तभी उस गांव का एक आदमी घुंघरू की आवाज सुनते सुनते सुमित के घर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो आदमी सुमित के घर इंद्रावती की तस्वीर को देखता है और वो उस तस्वीर की तरफ खींचा चला जाता है। वो आदमी उसे देखता ही रहता है, जिसके बाद उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। तभी उसके अंदर से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल बाहर आती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल उस आदमी का गला पकड़कर उसे मार देती है, जिसके बाद वो वापस से अपनी तस्वीर के अंदर चली जाती है। अगले दिन जब सुबह सुमित सोकर उठता है तो वो उस तस्वीर के सामने उस आदमी की लाश को देखकर अचंभित रह जाता है। हे भगवान, ये क्या? इस आदमी की लाश मेरे घर में क्या कर रही है? आखिर इसे किसने मारा होगा? सुमित को कुछ समझ नहीं आता। इतने में सुमित के सभी दोस्त उसके घर पहुंच जाते हैं और उस लाश को देखकर वो भी अचंभित रह जाते हैं। लेकिन सुमित उन्हें बताता है कि उसने ये सब नहीं किया, जिसके बाद सभी लोग मिलकर उस आदमी की लाश को उठाकर जंगल में जाकर दफना देते हैं। ऐसे ही हर रोज रात के समय उस तस्वीर के अंदर से वो भयानक चुड़ैल बाहर निकलने लगती है और गांव के आदमियों को मारना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन सुमित अपने घर में सो रहा होता है, तभी उसे घुंघरू के बजने की आवाज आती है। अरे ये क्या? मुझे तो अजीब से घुंघरू बजने की आवाज आ रही है। आखिर इतनी रात में कौन नृत्य कर रहा है? जैसे ही सुमित घुंघरू की आवाज के पीछे जाता है, वो देखता है कि जो तस्वीर वो रायगढ़ से लेकर आया था, उसके अंदर की नृत्य करने वाली तस्वीर से बाहर निकलकर वो नृत्यांगना नृत्य कर रही है। सुमित ये सब कुछ देख रहा होता है कि तभी वो नृत्य करने वाली सुंदरी अचानक से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है और घर से बाहर निकल जाती है। सुमित उसके पीछे पीछे जाता है, जिसके बाद वो उसे गांव के आदमी को मारते हुए देख लेता है। इसका मतलब यही वो चुड़ैल है जो तस्वीर के अंदर से निकलकर गांव के लोगों को मार रही है। ये सब देखकर सुमित चुपचाप से अपने घर वापस आकर सो जाता है, जिसके बाद वो चुड़ैल भी अपना शिकार मारकर वापस से फोटो में घुस जाती है। अगले दिन सुबह सुमित गांव के लोगों को इकट्ठा करके चुड़ैल के बारे में बताता है। देखो गांव वालों, मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे वो तस्वीर लेकर नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन अब हमें इस तस्वीर वाली चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी गांव का एक आदमी सुमित से कहता है, भाई साहब, सारी बात ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। जब आप उस तस्वीर को लेकर आए हो तो उस चुड़ैल ने आपको कैसे छोड़ दिया? आपको क्यों नहीं मारा? उस आदमी की बात सुनकर सुमित भी अचंभित रह जाता है, लेकिन तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत घबराते हुए सुमित से कहती है, हमारा गांव बहुत ही संकट में आ गया है, इसलिए हम लोगों को इस संकट से बचने के लिए अघोरी बाबा के पास जाकर उनसे मदद मांगनी होगी, नहीं तो ये चुड़ैल हम गांव के सभी लोगों को मार देगी। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर सुमित पहाड़ी वाले अघोरी बाबा के पास जाता है, जिसके बाद अघोरी बाबा से कहता है, बाबा मैं बहुत ही संकट में फंस गया हूँ, मेरी मदद करो, वरना मेरे साथ साथ गांव भी बर्बाद हो जाएगा। सुमित की बात सुनकर अघोरी बाबा उसकी मदद करने के लिए उसके साथ उसके घर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो इंद्रावती की तस्वीर के सामने खड़ा होकर मंत्रों का जाप करने लगता है। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम चामुंडाय नमः। जैसे ही मंत्र शुरू होते हैं, चारों तरफ जोर जोर से चुड़ैल के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जिसके बाद अचानक से उस तस्वीर के अंदर से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल बाहर निकलती है और जोर जोर से हंसते हुए अघोरी से कहती है, क्यों अघोरी, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, जो यहाँ मौत के कुएं में आ गया? कौन है तू चुड़ैल, और इन गांव वालों को क्यों मार रही है? इन बेचारे मासूम गांव वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी, कोई नहीं बचेगा।
अघोरी बाबा चुड़ैल से कई बार पूछते हैं, लेकिन चुड़ैल उसे कुछ नहीं बताती। जिसके बाद अघोरी बाबा चुड़ैल को कमजोर करने के लिए अपने मंत्रों का उपयोग करते हैं। तभी चुड़ैल कमजोर पड़ जाती है और तांत्रिक से बोलती है, रुक जाओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। कुछ समय पहले इस गांव में एक राजा रहा करता था और मैं उसके दरबार में नृत्य करती थी। मेरा नाम इंद्रावती था। मैं हमेशा नृत्य करते समय अपने सर से पल्ला हटने नहीं देती थी। एक दिन नृत्य करते करते मेरे सर से कपड़ा हट गया, जिसके बाद राजा ने मेरी शक्ल देख ली। वो मुझ पर मोहित हो गया क्योंकि मैं बहुत ही सुंदर थी। जब से उसने मेरा चेहरा देखा, वो मुझे हासिल करने की सोच रहा था। उसने खुद मेरी तस्वीर भी बनाई थी, लेकिन मैं अपने प्रेमी चंद्रकांत से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया और इसी वजह से राजा ने मुझे और मेरे प्रेमी चंद्रकांत को मार दिया। लेकिन मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, जिसके बाद मैं उसकी बनाई तस्वीर में समा गई। मैं चंद्रकांत के पुनर्जन्म का इंतजार कर रही थी। सुमिति मेरा चंद्रकांत है। अमावस्या के रात के दिन उससे शादी कर लूंगी। ये सब सुनकर सुमित बहुत डर जाता है, जिसके बाद अघोरी चुड़ैल से कहता है, जैसा तू चाहती है वैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुझे ये गांव छोड़कर जाना होगा। तू कौन होता है मुझे मेरे प्यार से अलग करने वाला? अगर तू हमारे बीच आया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। अघोरी बाबा के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद अघोरी बाबा अपनी लुटिया में से पवित्र गंगा जल इंद्रावती चुड़ैल के ऊपर छिड़क देते हैं, जिसके बाद इंद्रावती की आत्मा के साथ साथ वो तस्वीर भी जलकर राख हो जाती है और इंद्रावती की आत्मा को शांति मिल जाती है। जिसके बाद गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।